सर नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमन अग्रवाल, स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपके क्लास 12th के फेवरेट सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 इन आवर पार्ट 2। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 1 डल चुकी है जिसमें हमने देखा था कि भैया मैनेजमेंट आखिर है क्या। पूरे चैप्टर का स्ट्रक्चर हमने देखा, मैनेजमेंट का मीनिंग देखा, इसके फीचर्स देखे और भैया इसकी हमने इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे देख ली है। ठीक है, अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट का नेचर और मैनेजमेंट के लेवल्स। ठीक है, तो भैया बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो भैया अब हम देखेंगे कि भैया मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। जनरली हमको अगर डेली लाइफ में हम किसी भी पर्सन के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना यार उस पर्सन का ना नेचर बहुत है, ठीक है, स्माइलिंग फेस है, ठीक है, पॉजिटिव वाइब्स उससे आती है। तो ये नेचर क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। बस हम आज क्या करने वाले हैं, किसी पर्सन का नहीं, मैनेजमेंट का नेचर देखने वाले हैं और देखेंगे समझेंगे कि आखिरकार मैनेजमेंट का नेचर यहाँ पे कैसा है। क्या मैनेजमेंट स्वीट है या मैनेजमेंट खड़ूस है, ये देखेंगे। क्या नहीं सर, हम अब ग्रोन अप बच्चे हैं, क्लास 12th में आ गए, हम टेक्निकल भाषा में ज्यादा बात करेंगे। टेक्निकल भाषा मतलब अब हम देखेंगे क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, मैनेजमेंट एक आर्ट है या मैनेजमेंट एक हमारा यहाँ पे प्रोफेशन है। क्या हम देखने वाले हैं कि क्या मैनेजमेंट साइंस है या वो आर्ट है या वो प्रोफेशन है, क्या है। तो भैया फाइंड आउट करते हैं और उसके लिए हमको जाना पड़ेगा अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। ये रही नेक्स्ट स्लाइड हमारी, मैनेजमेंट एज अ साइंस। ठीक है, तो देखते हैं क्या मैनेजमेंट एक साइंस है। उसके पहले मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल, साइंस आखिर में है क्या भैया। तो जब भी हमारे मन में नाम आता है साइंस का भैया, मन में सबसे पहले एक हमारी इमेज आती है स्कूल के लैब की। ठीक है, लैब मतलब लैब्राडोर वाला लैब नहीं भैया, लैब, स्कूल की लैब, जहां पे हम इमेजिन करते हैं भैया बहुत सारे केमिकल्स रखे हुए हैं, व्हाइट कोट में ऐसा मस्त वाला बड़ा सा चश्मा लगा के आंख को कवर करते हुए हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। ऐसा करने को तो मिलता नहीं है, मुझे तो कभी मौका नहीं मिला स्कूल लाइफ में ऐसे लैब में वगैरह में एक्सपेरिमेंट करने का, इवन 9th-10th क्लास में भी नहीं मिला। आपको मिला होगा, बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब ये, जब भी हम कभी साइंस के बारे में बात करते हैं तो हमको लैब, एक्सपेरिमेंट्स, केमिकल, बहुत सारी फॉर्मूलेस, ये सब चीजें ध्यान आती हैं। बस उन्हीं सब चीजों को देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट भी सेम साइंस जैसा है या नहीं। सबसे पहले साइंस की अगर बात करें तो भैया एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है साइंस। ठीक है, प्रॉपर एक सिस्टम की तरह चलता है। चाहे आप लॉज ऑफ मोशन ले लो, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या एक वर्ड भी आप इधर का उधर इसमें कर सकते हो? नहीं, प्रॉपर एक सिस्टम की तरीके से वो चलता है। तो क्या मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? क्या हमारे पास मैनेजमेंट की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में? बिल्कुल अवेलेबल है। क्या साइंस की बुक मार्केट में अवेलेबल है? क्या साइंस की नॉलेज किसी पर्सन को लेनी है, ले सकता है, बुक्स रीड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या किसी पर्सन को मैनेजमेंट समझना है, मार्केट में बुक्स परचेस करके मैनेजमेंट समझ सकता है? बिल्कुल समझ सकता है। क्या मैनेजमेंट की नॉलेज एक्वायर कर सकता है, बिजनेस कैसे चलाना है? बिल्कुल कर सकता है। तो क्या साइंस का ये वाला फीचर मैनेजमेंट में अवेलेबल है कि नहीं है? बिल्कुल प्रेजेंट है सर। क्लियर है? हाँ जी सर। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए नॉलेज का, कैसे काम करती हैं चीजें, क्या सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, ये ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। साइंस में क्या होता है, हम कोई भी प्रिंसिपल देते हैं, ठीक है, जैसे पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही आने वाला है। क्यों नीचे आएगा? ग्रेविटी के कारण नीचे आने वाला है। तो क्या इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं? बिल्कुल भैया। किसी ने पहले पत्थर या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक के देखा होगा, नीचे आया, फिर उसने दिमाग लगाया कि ये नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं रह गया, इससे ग्रेविटी का हमको पता चला। ठीक है, मतलब हम बहुत सारे साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स को बार बार हम टेस्ट करते हैं और तब जाके कंक्लूजन या हम एक प्रिंसिपल उससे यहाँ पे निकालते हैं। तो क्या मैनेजमेंट के केस में भी ऐसा ही होता है? देखते हैं। एज human behavior cannot be accurately predicted, this feature of science is partially present। अब मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था, मैनेजमेंट मतलब रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना और जो हमारा मेन पावर है उसका मैनेजमेंट करना। अब मेन पावर मतलब ह्यूमन। ह्यूमन का नेचर क्या है? हाईली अनप्रिडिक्टेबल है भैया। वो कब क्या करेगा, कौन सा एक्शन लेगा, हमको नहीं पता। जैसे ये एक पेन है, अगर इस पेन को मैं यहां पे रख दूं मेरे सामने रखी टेबल में और मैं 2 दिन के लिए इस कमरे में ही एंटर ना हूं, तो क्या ये पेन मुझे उसी जगह पे मिलेगी जहां मैंने रख के गया था? बिल्कुल सर, अनलेस कोई चूहा आके इसको हिला नहीं देता है, ये पेन अपने आप से इधर से उधर नहीं हिलने वाली है। बट समझो अगर आपको मैं एक रूम में लॉक कर दूं और एक जगह बैठा के चले जाऊं और बोलूं कि आपको इस जगह से हिलना नहीं है, तो क्या आप ऐसा करोगे? नहीं। 10-15 सेकंड बाद ही आप रूम में इधर उधर घूमोगे। इससे हमको क्या समझ में आता है, ह्यूमन कब क्या करेगा, उसको प्रॉपर गाइडलाइन देने के बाद भी वो कुछ और दूसरी चीज कर सकता है। क्या करेगा हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वेरे साइंस में हम ये चीजों का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि साइंस में चीजें बहुत ज्यादा चेंज यहाँ पे नहीं होती। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि भैया क्योंकि रिसोर्सेज तो यहाँ पे ठीक है, उसमें कोई खास ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाला है, बट मैनेजमेंट में हम अपनी मैन पावर को भी देखते हैं और ह्यूमन नेचर जो है भैया हाईली अनप्रिडिक्टेबल है, इसको हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए साइंस का ये प्रिडिक्शन वाला एकदम 100% एक्यूरेसी वाला, क्या 100% एक्यूरेसी वाला फीचर जो है वो मैनेजमेंट में पार्शियली प्रेजेंट है। रिसोर्सेज के मामले में है बट ह्यूमंस के मामले में नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का, यानी 50-50। ठीक है,
पहला वाला फीचर क्या था, बिल्कुल 100% प्रेजेंट है, दूसरा वाला थोड़ा 50-50 है। तीसरा देखते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब साइंस क्या बोलता है, पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O। क्या इंडिया में पानी H2O ही है? हाँ जी भैया, इंडिया के पानी को हम देखेंगे तो H2O ही हमको मिलने वाला है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। क्या अमेरिका में जाएंगे, वहां के पानी को हम देखेंगे तो क्या उसमें भी हमको 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलने वाला है? बिल्कुल सी बात है, वैसे ही मिलने वाला है। जर्मनी जाएंगे तो सेम मिलेगा क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल सेम मिलेगा। जर्मनी की ऑक्सीजन देखेंगे, 2 उसमें कंपोनेंट मिलेंगे, O2 मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। इंडिया में भी O2 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो क्या ये हमको बता रहा है कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स है भैया यूनिवर्सली वैलिड है, कहीं भी आप ले जाओ, कहीं भी टेस्ट कर लो, ये एक ही जैसा रिजल्ट देने वाला है। क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है? तो देखते हैं भैया। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, they have to be modified according to the given situation, so this feature of science is not present in the management। क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट को हमने पहले ही पार्ट में थोड़ा सा देखा कि मैनेजमेंट इसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, बिजनेस के माहौल। अब बिजनेस का माहौल चेंज होगा तो हमारा मैनेजमेंट भी चेंज होगा। तो क्या हम जो सेम मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंडिया के बिजनेस में लगा रहे हैं, क्या अमेरिका में लगा सकते हैं? जरूरी नहीं है कि वो अप्लाई हो, ठीक है, क्योंकि वहां का कल्चर अलग है, वर्किंग स्टाइल यहाँ पे अलग है, मशीन वो दूसरी यूज कर रहे हैं, हम दूसरी मशीन यूज कर रहे हैं। तो क्या एज इट इज सेम टू सेम हम एक जगह के मैनेजमेंट प्रिंसिपल दूसरी जगह उठा के लगा सकते हैं? क्या नहीं लगा सकते। तो साइंस का ये वाला प्रिंसिपल तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसकी रेटिंग क्या होगी, इसका स्कोर क्या हो गया, 0। अब ऊपर से देखें तो पहले वाला तो 100 था, दूसरा 50 था और तीसरा है 0। तो क्या मैनेजमेंट पूरा का पूरा साइंस है? नहीं भैया, अगर मैनेजमेंट पूरा का पूरा साइंस होता तो तीनों में हमको 100 स्कोर मिलता, बट यहाँ तो थोड़ा बीच बीच का निकल के आ रहा है। 50% हमारा यहाँ पे स्कोर बन रहा है, देखो 100 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, टोटल 300 में से 150 का हमारा स्कोर बन गया। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट पूरी तरीके से तो साइंस नहीं है, बट आधा साइंस है, इनएग्जैक्ट साइंस है या सोशल साइंस है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं भैया। जो 100% नहीं है यानी जो एग्जैक्ट नहीं है वो क्या है, इनएग्जैक्ट है। तो मैनेजमेंट को हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। क्लियर हो गया। अब हम मैनेजमेंट को कंपैरिजन करेंगे हमारे आर्ट से, ठीक है। देखते हैं भैया आर्ट कैसा होता है। तो आर्ट कैसा होता है, तो उसमें भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ हमको नॉलेज चाहिए, कौन सी लाइन कैसे बनानी है, कौन सा ब्रश यूज करना है, कैसे स्ट्रोक्स लगाने हैं, उसमें भी हमको प्रॉपर नॉलेज की जरूरत है, बिल्कुल है। क्या मैनेजमेंट में हमको प्रॉपर नॉलेज की जरूरत है? बिल्कुल है। तो आर्ट का ये वाला फीचर तो भैया 100% हो गया हमारे मैनेजमेंट में। दूसरा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब क्या हो गया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए चीजें। बिल्कुल भैया, अगर हमारे पास वाटर कलर और ब्रश है तो क्या हम उसे स्केचिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमको भैया वाटर कलर से ही कुछ यहाँ पे नया ड्राइंग बनाना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ जी सर। तो इसमें क्या हो गया, पर्सनल तरीके से हमने उसको चेंज कर दी चीजों को। क्लियर है? जो कलर्स हमारे पास अवेलेबल है हम उनको यूज करके कुछ एक अलग पर्सनल चीजें, कुछ नया टच देके उसको निकाल सकते हैं बाहर। क्या मैनेजमेंट में भी हम चीजों को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या ये वाली चीज भी 100% यहाँ पे हो गई मैनेजमेंट में? बिल्कुल हो गई। तीसरा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी। अब आर्ट में अगर मैं आपको बोलूं सीनरी बनाने के लिए, तो कोई दूसरी तरीके की सीनरी बनाएगा, कोई दूसरी तरीके की सीनरी बनाएगा, पर मेजॉरिटी लोग, तुम लोग क्या करोगे पता है, यही बनाओगे, ये पहाड़, ये सूरज और ये चिड़िया, ये हो गई अपनी नदी, यहाँ पे बना लोगे एक घर अपना, ठीक है। मेजॉरिटी लोग ये करोगे, बट जो आर्टिस्ट लोग होंगे भैया उनको अगर आप बोलोगे कि सीनरी बनाओ, कुछ पोर्ट्रेट बनाओ, कुछ ड्राइंग बनाओ अपने मन से, तो क्या हर आर्टिस्ट अलग अलग अपने तरीके से क्रिएटिविटी लगाएगा? कोई जंगल बनाएगा, कोई जानवर बनाएगा, कोई सी लाइफ बना देगा, कोई अपना ही पोर्ट्रेट बना देगा। तो क्या आर्ट में क्रिएटिविटी की जरूरत होती है? बिल्कुल होती है। क्या मैनेजमेंट में डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से हमको डिफरेंट एक्ट करना होता है? बिल्कुल एक्ट करना होता है। क्या उसमें हमको क्रिएटिविटी की जरूरत है कि हम कैसे कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्टिव चीजें कर सकते हैं? बिल्कुल जरूरत है। तो ये वाला जो भी फीचर है 100% प्रेजेंट है। स्कोर्स देख लें, 300 में से 100, 100, 100, 300 में से 300 हमको यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है? बिल्कुल, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक कंप्लीट आर्ट यहाँ पे है। क्लियर? हाँ जी सर। तीसरा देखते हैं, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? अब प्रोफेशन क्या होता है, तो भैया ये आपने क्लास 11 में बिजनेस स्टडीज में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। प्रोफेशन के लिए हमको एक सिस्टमैटिक नॉलेज की जरूरत होती है, ठीक है। क्या मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक नॉलेज की जरूरत है? बिल्कुल है यहाँ पे। क्लियर है? अब प्रोफेशन की एक प्रोफेशनल बॉडी होती है। जैसे आपको भैया कल को जाके आपको लॉ की फील्ड में जाना है, आपको एडवोकेट बनना है, तो क्या एडवोकेट की एक प्रोफेशनल बॉडी है? बिल्कुल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आपको आगे जाके सीए बनना है, तो क्या सीए की एक बॉडी है? हाँ जी भैया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, ये एक इंस्टीट्यूट है जो सीए को रेगुलेट करती है। क्या आपको आगे जाके मैनेजमेंट करना है? मैनेजमेंट में की कोई ऐसी प्रोफेशनल बॉडी है? फिलहाल तो नहीं है, बट आगे जाने वाले टाइम में, आगे आने वाले टाइम में क्या ऐसी बॉडी बन सकती है?
बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसे धीरे धीरे लोग मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को समझते जा रहे हैं, इसके स्कोप को समझते जा रहे हैं, तो आगे आने वाले टाइम में मैनेजमेंट की भी हमको एक प्रोफेशनल नेशनल लेवल पे एक बॉडी हमको देखने को मिल सकती है, जो आज तो नहीं है बट आगे आने वाले टाइम में हो सकती है। तो ये वाला मैनेजमेंट फिलहाल, ये वाला जो फीचर है प्रोफेशन का मैनेजमेंट में फिलहाल तो नहीं है, बट आगे आने वाले टाइम में हमको देखने को मिल सकता है। क्लियर है। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। क्या प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, क्या एक प्रोफेशनल को, क्या एक मैनेजर को किसी एक बॉडी के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत है? आज की डेट में तो नहीं है। क्या एक सीए को एक रजिस्टर करवाने की जरूरत है आईसीआई में? बिल्कुल है। क्या एक डॉक्टर को अपने आप को रजिस्टर करवाने की जरूरत है मेडिकल काउंसिल में? बिल्कुल है। क्या एक एडवोकेट को अगर उसको प्रैक्टिस करनी है तो क्या उसको अपने आप को रजिस्टर करवाने की जरूरत है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में? बिल्कुल है। पर क्या एक मैनेजर को, चाहे वो किसी भी कंपनी में मैनेजर का काम कर रहा हो, कितने भी लेवल पे हो, क्या उसको जरूरत है किसी एक ऐसी बॉडी के पास? क्या हमारे पास एक ऐसी बॉडी कोई फिक्स है मैनेजमेंट के काम के लिए? बिल्कुल नहीं है। तो क्या हमको रजिस्टर करवाने की जरूरत है अपने आप को? बिल्कुल नहीं है। तो भैया ये वाला भी जो फीचर है ये आज मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट की कोई बॉडी नहीं है, तो हम कहां रजिस्टर करवाएं अपने आप को? ये भी यहां पे नहीं होता है। बट आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है भैया। जब एक प्रॉपर हमारे पास बॉडी बन के आ जाएगी तो हम अपने आपको वहां पे रजिस्टर भी करवा लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, क्या ये एग्जिस्ट करते हैं मैनेजमेंट में? तो करेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट। आप देखोगे तो चाहे वो कोई भी प्रोफेशन ले लो, सीए ले लो, डॉक्टर ले लो, लॉयर ले लो, एडवोकेट, ठीक है, उनके कुछ सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, ठीक है, उसके बाहर वो काम नहीं कर सकते। तो क्या कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से वो घिरे हुए हैं? बिल्कुल घिरे हुए हैं सर। ये रूल्स एंड रेगुलेशन कौन देता है? अगेन बॉडी देता है। क्या मैनेजमेंट में ऐसी बॉडी है? नहीं है। तो क्या जब बॉडी ही नहीं है तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फिलहाल है? नहीं, कोई ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। नेक्स्ट, सर्विस मोटिव। The basic motive of every professional is to serve the clients with dedication. So this feature of profession is not present in management, but very soon it will be included. डॉक्टर क्या है भैया? एक प्रोफेशन है। डॉक्टर क्या करता है? अपने क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को वो सर्विस प्रोवाइड करता है, उनकी बीमारियों को ठीक करता है। चार्टेड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं? उनके क्लाइंट्स का काम करके देते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, उनको एडवाइस देना है, उनके टैक्स रिलेटेड काम करना है, वो सब करके देखते हैं। लॉयर्स क्या करते हैं? अपने क्लाइंट के बिहाफ पे वो कोर्ट में केस लड़ते हैं, ठीक है, उनको जीत दिलवाने की कोशिश करते हैं। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अपने क्लाइंट्स का वो काम कर रहे हैं। बट मैनेजमेंट एज सच अभी उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है कि कोई आप एक मैनेजमेंट फर्म खोल लो और आप बड़े बड़े यहाँ पे कंपनीज को मैनेज करो। जनरली आज के टाइम में, करंट सिनेरियो में भी, जब भी कोई हम मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स करते हैं, एमबीए करते हैं, बीबीए करते हैं, तब हम क्या करते हैं? एक कंपनी में जाके अपनी 9 to 5 वाली रेगुलर यहाँ पे जॉब कर, ठीक है। तो सर्विस मोटिव यहाँ पे जो है थोड़ा सा पीछे हो जाता है और हम एक एम्प्लॉयमेंट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं मैनेजमेंट की फील्ड में अगर हम देखें, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रोफेशन से हट के हम एम्प्लॉयमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं सर। अब प्रोफेशन क्या, एम्प्लॉयमेंट क्या है? अगेन क्लास 11th आपने चैप्टर नंबर 1 में ही इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो उस चीज को मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूंगा नहीं। अब हम नेट एनालाइज करते हैं कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो पहला पॉइंट था, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अभी फिलहाल नहीं है, बट आने वाले टाइम में ये डेवलप हो सकता है। तो क्या हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैनेजमेंट फिलहाल तो प्रोफेशन नहीं है, बट आने वाले टाइम में ये प्रोफेशन बन सकता है, या ये प्रोफेशन बनने की राह पर है? क्या ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्लियर है। तो अब इससे हमको मैनेजमेंट का नेचर थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लियर हो गया कि मैनेजमेंट क्या है, एक इनएग्जैक्ट साइंस है, पूरा का पूरा आर्ट है और प्रोफेशन ये धीरे से बनने जा रहा है। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। इसके बाद भी कोई भी डाउट रह गया, कमेंट सेक्शन खुला है, प्यारे प्यारे कमेंट करो, डाउट पूछो, आपको रिप्लाई जरूर वहां पे दिया जाएगा। क्लियर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है भैया आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैंने बताया टीम में होता है काम। अब टीम में भी यहाँ पे कुछ लेवल होंगे, कोई टॉप में होगा, कोई मिडिल में होगा, कोई लोअर में होगा, ठीक है। किसी के पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी पावर होगी, किसी के पास थोड़ी कम होगी, किसी के पास थोड़ी कम होगी, ठीक है। उसी को बोलते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो टॉप में है, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। जिसके पास थोड़ी कम पावर है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जिसके पास सबसे कम पावर है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्लियर हो गया? टॉप, मिडिल, लोअर। मैनेजमेंट के कितने लेवल? 3 लेवल। कौन कौन से? टॉप, मिडिल, लोअर। गधे के कितने पैर? 4 पैर। मैनेजमेंट के कितने लेवल? 3 लेवल। सर ये तो राइम हुआ ही नहीं। अरे राइम कौन कर रहा है? मैं तो तुमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैनेजमेंट के कितने लेवल हुए? 3 लेवल हुए। पहला देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल सबसे फोरमोस्ट, सबसे ऊपर भैया यही है बाहुबली लेवल, ठीक है। बाहुबली लेवल यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब सर इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते कौन है? कंपनी के सबसे बड़े लोग। कौन लोग? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी का चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कंपनी का जनरल मैनेजर, कंपनी के सीईओ,
CFO एक्सेट्रा। इनका काम क्या होता है भैया, तो इनका काम यहाँ पे लिखा है फंक्शंस डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टारगेट क्या होगा, वो ये डिटरमाइन करेंगे। उन टारगेट को अचीव करने के लिए क्या हमारी प्लान और पॉलिसी होने वाली है, ये बनाएंगे। फिर ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड बाय मिडिल लेवल, फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है मिडिल लेवल वालों को ये समझाएंगे। असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस एसेट्स एक्सेट्रा, बिजनेस में पैसा लेके आना है, एसेट्स मशीन लेके आना है, कौन लेके आएंगे, ये लेके आएंगे। और कंपनी के वेलफेयर और सर्वाइवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके ऊपर होगी, इनके ऊपर ही होने वाली। कंपनी कल को आगे जाके अच्छा काम करेगी तो हम किनको यहाँ पे क्रेडिट देंगे, टॉप लेवल को देंगे भैया। रिलायंस अच्छा परफॉर्म करती है तो हम किसको बोलते हैं कि वाह भैया मुकेश भाई ने क्या बढ़िया काम किया है, ठीक है। टाटा कंपनी टॉप पे चल रही है, किनको हम क्रेडिट देते हैं, रतन टाटा जी को यहाँ पे हम क्रेडिट देते हैं, क्लियर है। वही कल को टाटा कंपनी अगर लॉस में जाएगी तो हम किनको बोलेंगे कि यार रतन टाटा जी पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। यानी कंपनी अगर अच्छा काम कर रही है तो हम टॉप लेवल को ही यहाँ पे उसका क्रेडिट देते हैं, और अगर बुरा काम कर रही है तो अगेन हम टॉप लेवल को ही यहाँ पे हम दोषी यहाँ पे ठहराते हैं। तो इनकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी के वेलफेयर में और उनके सर्वाइवल में भैया ये काम करते रहे, क्लियर है। तो ये हो गए हमारे टॉप लेवल। अब इसमें आपके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, पूछेगा कि किसी कंपनी का सीईओ कौन से लेवल पे आएगा, तो भैया टॉप लेवल पे आएगा, ठीक है। कोई पर्सन है ए जो कंपनी की प्लान्स और पॉलिसी बना रहा है, तो बताओ कौन से लेवल पे हो गया, तो वो अपना टॉप लेवल पे होगा, क्योंकि प्लान्स और पॉलिसी बनाना किसका काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है, क्लियर है। बढ़ते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में और देखते हैं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट सेकंड नंबर पे जो आ रहा है, ये देख रहे हो डायग्राम, यहाँ पे चुन चुन के इमेजेस में यहाँ पे लेके आता हूं तुम्हारे लिए। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सेकंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इनमें कौन कौन होते हैं और इनका काम क्या होता है देखते हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड सच एज परचेज डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंस मैनेजर्स एक्सेट्रा। कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज का डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट, सेल्स का डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट का डिपार्टमेंट। तो उन डिपार्टमेंट्स के जो हेड होंगे वो सभी कहां आएंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में यहाँ पे आने वाले। सारे डिपार्टमेंट के हेड कहां आने वाले हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आने वाला। अब ये काम क्या करने वाले हैं, तो फंक्शन है इनके एक्सप्लेन द प्लान्स एंड पॉलिसी फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स, ठीक है। जो भी टॉप लेवल मैनेजर ने प्लान और पॉलिसी बनाई है उनको ये अपने जूनियर्स को एक्सप्लेन करेंगे। फिर सारी जो भी ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज इनको करनी है अपने डिपार्टमेंट में, सबको ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग ऑफ रिक्वायर्ड एम्प्लॉइज फॉर देयर डिपार्टमेंट, इनको इनके डिपार्टमेंट में जिन जिन एम्प्लॉइज की जरूरत है उनको सिलेक्ट करेंगे, उनको नौकरी देंगे, उनको काम पे रखने वाले हैं। फिर एम्प्लॉइज कभी डीमोटिवेट हो गया है काम में, उसके प्रॉपर 100% इफिशिएंसी के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ वो काम नहीं कर पा रहे, तो एम्प्लॉइज को भी ये मोटिवेट करेंगे ताकि 100% उसके कैलिबर का अपन यहाँ पे यूज कर पाए। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ देयर एम्प्लॉइज। अब कौन एम्प्लॉय अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये हमको कैसे पता चलेगा, जब हम कुछ पैरामीटर्स पे उनको जज करेंगे और एक प्रॉपर रिपोर्ट हम यहाँ पे बनाएंगे, तब हम जज कर पाएंगे कि कौन सा एम्प्लॉय है जो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय है जो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो उनको हम और भी ज्यादा मोटिवेट करेंगे कि ताकि वो और अच्छी तरीके से काम कर सके। तो ये हमको कैसे पता चलेगा, जब हम एक रिपोर्ट बनाएंगे उसमें लिखेंगे कि ये काम ये अच्छी तरीके से कर लेता है, ये काम नहीं कर पाता, ये काम करता है, ये काम नहीं कर पाता। तो ये रिपोर्ट बनाने का काम कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजर्स यहाँ पे, या कह दूं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट यहाँ पे ये सारे काम करने वाले हैं। क्या क्या काम, जो टॉप लेवल ने प्लान और पॉलिसी बनाया है उसको एक्सप्लेन करेंगे, अपने डिपार्टमेंट के सारे काम को ऑर्गेनाइज करेंगे, इंप्लॉइज की जरूरत है इंप्लॉइज को हायर करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और उनकी रिपोर्ट यहाँ पे बनाते जाएंगे, क्लियर है। बढ़ते हैं अपन लोअर लेवल मैनेजमेंट में, सबसे नीचे वाले, ठीक है। लोअर लेवल मैनेजमेंट या लो लेवल मैनेजमेंट भी इसको बोलते हैं। इनमें कौन कौन आते हैं, तो भैया सुपरवाइजर, क्लर्क, सेक्शन ऑफिसर, ये सारे लोग इसमें आते हैं। नाम याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि भैया क्लर्क कौन से लेवल में आता है, पहला टॉप, दूसरा मिडिल, तीसरा लोअर, चौथा नन ऑफ दी, स्टिक लगाएंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट में, क्लियर है। काम क्या करते हैं लोअर वाले, तो भैया जो मिडिल वाले और टॉप वाले इनको जो काम बताते हैं सारी एक्टिविटीज को ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो भी वर्कर्स की प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, ठीक है, लेबर्स को यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आ रही है, इंप्लॉइज को जो भी प्रॉब्लम आ रही है, इसको ये रिप्रेजेंट करेंगे, अपने से बड़े वालों को मिडिल लेवल तक ये बात पहुंचाएंगे कि हमको वर्किंग कंडीशन में ये दिक्कतें आ रही, इसको आप सॉल्व करो। फिर गुड वर्किंग कंडीशन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, कुछ गड़बड़ आएगी तो उसको ये रिपोर्ट करने वाले हैं। वर्कर्स की सेफ्टी का पूरा ध्यान इन लोग रखने वाले हैं। हेल्पिंग द मिडिल लेवल मैनेजर्स इन अपॉइंटिंग वर्कर्स। अब एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, लोअर लेवल वाले एक्चुअल में काम कर रहे हैं, उनको पता है कि उनको क्या काम की जरूरत है, किस काम में भैया हमारे पास एम्प्लॉयज नहीं है, तो उस चीज में मिडिल लेवल वाले को ये बताएंगे, अपने इनपुट्स देंगे कि इस काम करने के लिए हमारे पास एम्प्लॉय नहीं, आप जल्दी से जल्दी सेलेक्ट करो। एक ऐसा पर्सन ढूंढना जिनमें भैया ये सारी क्वालिटीज होने वाली, कौन बताएगा,
लोअर लेवल वाला बताएगा। क्यों? क्योंकि उसको काम से उस रूट तक वो भैया जुड़ा हुआ है, उसको पता है कि क्या काम होना है, कैसे होना है, तो उसके ऊपर वो इनसाइट जाके देगा मिडिल लेवल मैनेजर को और उनको हेल्प करेगा कि ताकि वो एक परफेक्ट इंप्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेलेक्ट कर पाए। नेक्स्ट, मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल को कम से कम वेस्ट करने की ये कोशिश करेंगे। कौन कोशिश करेंगे? तो लोअर लेवल मैनेजमेंट यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमने कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक देखे? सबसे पहले हमने क्या देखा कि भैया मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, और दूसरा हमने देखा कि मैनेजमेंट के लेवल्स क्या है। कितने लेवल है? 3 लेवल, टॉप, मिडिल, लोअर, तीनों को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बट इसको हम कवर करेंगे किसी और क्लास में क्या, पार्ट नंबर 3 में इसको हम कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे करता हूं खत्म। और आपसे मैं बोलता हूं बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, बट तब तक के लिए तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। तो जब भी हम कभी साइंस सुनते हैं, मन में एक मस्त वाली इमेज आती है ना, स्कूल की हमारी लेबोरेटरी नहीं, लेबोरेटरी, ठीक, पता नहीं क्या होता है ये, क्या होता है, लैब बोलते हैं क्या, लैब बोल देते हैं। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए।